Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. In this lecture, we will talk about potential energy, very important topic. अब तक 4 लेक्चर्स में हम एनर्जी, वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला और सबसे कम समझा जाने वाला टॉपिक है। हर कोई बोल देता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी गेन ड्यू टू हाइट, बट एक्चुअल में ना इसका मीनिंग, फिजिकल मीनिंग समझते हैं। ठीक है, सी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की कन्फिगरेशन या पोजीशन में चेंज कर दिया जाए तो मैं बोल रहा हूं कि भाई उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। लेकिन वेट, इसके पीछे की एक्चुअल में सच्चाई जान लेते हैं अच्छे से। सी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ग्राउंड पर कोई ब्लॉक पड़ा है यहां पर अभी, ठीक है, उसको मैं किसी हाइट पर ले जा रहा हूं। अब इस ब्लॉक को अगर मैं हाइट पर रखने की कोशिश करूं यहां पर, तो आप एक चीज समझना जरा, इस पूरी जर्नी में अगर मैं बोलूं ए से लेकर बी तक, यहां तक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट कहां पर दे रहे हो, अपवर्ड। मान लो इसकी अगर हाइट h है तो मैं ये बोल सकता हूं, देखो आपने यहां पर एक्चुअल में क्या किया, आपने यहां पर वर्क डन किया, ठीक है, और मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात कर रहा हूं अभी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। मुझे क्योंकि आपका फोर्स तो नहीं पता ना, आपका फोर्स तो वेरिएबल हो सकता है, मैं तो ग्रेविटी की बात कर रहा हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और एंगल क्या बन रहा है, कोस 180 डिग्री। तो यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ने जो वैल्यू दी मुझे वो ये दी -mgh। पर क्या इस ब्लॉक को यहां पर रखकर ये बोल देना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgh है या -mgh है, क्या बात सही होगी? अगर मान लो कोई पर्सन यहां पर खड़ा होता है इस जगह पर, तो क्या उसके लिए भी ये चीज वैलिड होती? अगर मान लो कोई पर्सन होता है यहाँ पर इस बिल्डिंग के यहाँ पर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहता, क्या उसके लिए भी बात वैलिड होती? तो हमको ना एक चीज समझनी है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपने को एक पोजीशन नहीं चाहिए, अपने को 2 पोजीशन चाहिए। अपने को ये पता होना चाहिए कि किसी ब्लॉक को कहाँ से कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। सो मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो हमेशा मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल में 2 पोजीशन चाहिए कि इनिशियली कहां पर था और फाइनली कहां पर है। उसके बेसिस पर मैं बता सकता हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। समझ पा रहे हो इस बात को? आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसी हवा में 3 मार के नहीं बोल सकते कि इट इज एनर्जी ड्यू टू हाइट। वो हाइट कहां से मेजर करी जा रही है ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो 1-2 चीजें और समझते हैं हम जरा। अब इस एग्जाम्पल से ना मुझे 1-2 बातें और पता लग रही है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही है, तो आंसर है यस। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि यहां पर अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। इस देखो 2-3 पर्सन है यहां पर, 1, 2 और 3। तीसरे के लिए पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है, पहले के लिए कुछ और है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। ग्राउंड से तो हम एक बेसलाइन ड्रॉ कर लेंगे भी, हाँ ठीक है, इनिशियली ग्राउंड पर थे, ग्राउंड से यहां ले गए, तो लेकिन अल्टीमेटली मुझे इनिशियल पोजीशन तो चाहिए ना। तो देखो मैं यहां पर ना क्या कंसेप्ट लगा सकता हूं, यहां अगर मैं यहां पर वर्क डन लगाऊं, वर्क डन का मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैं एक्चुअल में क्या करना चाह रहा हूं, मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाह रहा हूं, राइट। अच्छा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाल लिया आपने, -mgh। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ग्राउंड पे था, अगर ग्राउंड को आप h = 0 मान लो तो 0। तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, देखो नेगेटिव आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आ गया। अब मैं आपको ना एक लॉजिकल बात बताने वाला हूं कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है, इट इज बेसिकली change in configuration of any system by the negative work done by conservative forces। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के पीछे किसी ना किसी कंजर्वेटिव के नेगेटिव वर्क डन का हाथ होगा, ये बात आप लिख सकते हो। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और एग्जांपल से। अगर आप चाहो तो इस एग्जांपल को भी नोट डाउन कर सकते हो, राइट, वरना मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगा हूँ अभी। ठीक है, तो अब एक बात और समझो जरा,
आम जीवन में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, पहले ये भी देख लेते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर चली है, मुझे देखने को मिल सकती है एक स्प्रिंग के अंदर। सपोज करो ये स्प्रिंग मैंने लगाया है यहाँ पर किसी रिजिड सरफेस से, और यहाँ पर एक ब्लॉक बांध दिया ऐसे स्प्रिंग के साथ। अब यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दी, ना कोई अप्लाइड फोर्स है अभी, अप्लाइड फोर्स 0, x इज इक्वल टू 0। सडनली आप क्या करो, इस स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट कर दो। जब आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे, आपको एक चीज समझ आएगी क्या, कि आपने इसको भी यहां पर x डिस्प्लेसमेंट दे दी, फोर्स का लग रहा है आपको बाहर की तरफ, F अप्लाइड। आपने अल्टीमेटली क्या कर दिया, इसका कन्फिग्रेशन चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब आपको ये नजर आ रहा होगा जैसे आप इसको छोड़ोगे ये बहुत तेजी से अंदर की तरफ जाएगा, बहुत तेजी से बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक का मतलब बहुत तेजी से अंदर जाएगा। देखो जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हो तो आप इस स्प्रिंग के अंदर भी स्टोर कर देते हो कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि स्प्रिंग के अंदर, ये मैंने आपको कभी 5th चैप्टर में बताया था कि स्प्रिंग के अंदर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात करूं, देखो ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जहां पर आपने इसको खींचा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। अब यहां पर मुझे ये बताओ वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, व्हाट इज वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है अंदर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है बाहर की तरफ। क्या यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का जो वर्क डन है बच्चों, आपको नहीं लगता कि वो भी नेगेटिव है। और आपको मैं बता देता हूं, अभी यहां पर लिख देता हूं वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स आल्सो कम्स आउट टू बी माइनस FR(x). और आपको मैं एक चीज बता देता हूं अभी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग के अंदर वो भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, क्योंकि ये भी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आपने कितना किसी स्प्रिंग को खींचा हुआ है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता ये ब्लॉक यहाँ पर लाया कैसे गया, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पोजीशन क्या, अगर मान लो ये ब्लॉक यहाँ तक खींचते तो इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कुछ और होती, इसको यहाँ तक खींचा आपने तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। रिस्टोरिंग फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, व्हाई, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन पोजीशन। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसको यहां से यहां कैसे लेकर आए, ठीक है। तो यहां पर देखो अगेन एक और एग्जांपल मिल गया मुझे कि एक्चुअल में जो वर्क डन वो नेगेटिव हुआ, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। इसको पूरा डिफाइन करेंगे अभी जस्ट मैं एक चीज बताने लगा हूं आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में आती है वो किसकी वजह से आ रही है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट इज नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। अब एक बार इस एग्जांपल को भी नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये एक और तरह की पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने आपको बताई, एक तो थी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही एक और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी समझाई देता हूं आपको। आप किसी चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस से लेकर आए यहां पर और किसी दूसरे चार्ज को भी इन्फिनिट डिस्टेंस से लेकर आए यहां पर, जब आप इन दो चार्जेस को बहुत दूर से लाकर असेंबल करोगे, मतलब Q1 के पास एक Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हो और आपने इसको एक सिस्टम में बंद कर दिया, जैसे ही आप इन पर लगाने वाले फोर्स को बंद करते हो तो आपको शायद देखने को मिल सकता है ये टूट जाए, रिपेल हो जाए एक दूसरे से, राइट। तो चार्जेस को असेंबल, ये हम प्लस 2 में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे यार, पूरा चैप्टर आएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्जेस को असेंबल करने के लिए जो आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एक और भी कैटेगरी आती है हमारे पास जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू गैदर टू चार्जेस टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। यहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। क्यों, जब चार्जेस इन्फिनिटी पे हो गए तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही चार्जेस को असेंबल करोगे तो इनके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा और एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर कर लूंगा, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो चार्जेस हो। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ आएगी जब मैं एग्जाम्पल लूंगा। अभी अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इसको आप चाहो तो एक बार डेफिनेशन को लिख लो। तो मैं अगर बात करूं यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हमको वहां से पता लगा ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव, जैसे कि हमने माइनस एम से डिफाइन किया। एक स्टैंडर्ड तरीका इस सब चीज को लिखने का, देखो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लीड्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं
UF माइनस UI। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमने देखा ये स्प्रिंग के केस में भी देखा और ब्लॉक को ऊपर ले जाने के केस में भी देखा। अच्छा, वर्क डन को तो मैं ऐसे भी डिफाइन करता था ना अब तक। वर्क डन क्या होता है वेरिएबल फोर्स के लिए, x इनिशियल से x फाइनल FdX। जब भी वर्क डन आपको वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालना होता तो आप इंटीग्रेशन कर देते थे। अब इस पर्टिकुलर टर्म को देखो, W की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा U, और इस वर्क डन को क्या लिख रहा हूँ नेगेटिव, है ना। अगर वर्क डन नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव, और इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ डेल्टा U। यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलस वाला फॉर्म है वो ये कि भाई अगर मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला जो मेरा वर्क डन है ये क्या लेकर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेकर आएगा, वेरिएबल फोर्स। अच्छा, इसी टर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस du/dx इज बेसिकली इक्वल टू F। कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं ले रहा हूँ FdX माइनस FdX इक्वल्स टू स्मॉल चेंज इन एनर्जी को ले रहा हूँ du। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो यही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि फोर्स कैन बी डिफाइन एज एनर्जी ग्रेडियंट, यानी कि माइनस du/dx। हाँ, सभी चीज़ें ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, मतलब फोर्स जो है वो आपका अलोंग x एक्सिस आप ले रहे हो तो Fx माइनस du अपॉन में dx। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस पर अभी पूरा कंप्लीट चर्चा करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कॉम्पिटिटिव में इस रिजल्ट को आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। तो अभी बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग की। ठीक है, तो लिख रहा हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। एक बार हम CBSE वाले एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं जरा, है ना। देखो जरा कुछ बातें जो समझने वाली है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने किसी रिजिड सरफेस के साथ एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है और यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब जो बाहर से आप फोर्स लगाते हो, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाह रहे हो तो बाहर से आप क्या लगा रहे हो, FA, यानी कि अप्लाइड फोर्स। आप जब अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे तो कुछ ऐसे कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, है ना। जब आपने फोर्स लगाया तो अंदर की तरफ फोर्स लगाया आपने, क्या देखो मैं मान के चल रहा हूं कि इतना अंदर की तरफ स्प्रिंग डिस्प्लेस हो गया, x डिस्प्लेसमेंट अंदर, और बाहर से आप क्या फोर्स लगा रहे हो, F अप्लाइड। आपको ये नजर आ रहा है कि अगर x अंदर की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स का लग रहा होगा बाहर की तरफ। सी यहां पर मैं आपको डिफाइन करने लगूँ, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेस कर दोगे स्प्रिंग को अंदर की तरफ, उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, थोड़ा सा और कर दोगे तो उतना ज़्यादा फोर्स रिस्टोर हो जाएगा, उतना दूर जाएगा। ये बिल्कुल तीर कमान वाले एग्जांपल की तरह यार, जितना तुम तीर को पीछे खींचोगे उतना तीर दूर जाएगा और तेजी से जाएगा। अगर तुम उसको जरा सा पीछे खींचोगे तो जरा सा दूर जाएगा। तो FR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूँ तो मुझे मिलता है माइनस KX। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया तो ये भी बता देता हूँ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है always opposite to direction of displacement। जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। अगर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। अगर इस स्प्रिंग को मैं बाहर की तरफ खींचता, यहां तक ले जाता ब्लॉक को, तो देखो इस बार डायरेक्शन क्या है, x की, ऐसे, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लग रहा होगा, अंदर की तरफ वापस ब्लॉक को लाना चाहेगा। मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा ये चाहेगा कि किसी भी तरह ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच जाए, मतलब यहीं पर पहुंच जाए जैसे है। अंदर की तरफ खींचोगे तो बाहर की तरफ लाएगा, बाहर की तरफ खींचोगे तो अंदर की तरफ लेके आएगा। तो अल्टीमेटली जो रिस्टोरिंग फोर्स मैंने डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया, ऐसे, FR इज इक्वल टू माइनस KX। अब जो बात समझने वाली है कि ये K का मतलब क्या है, इस K को हम बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। देखो K को मैं डिफाइन करने लगूँ तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये होता है F/x, कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ पर एक्ट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब आपके पास दो तरह के स्प्रिंग है, स्प्रिंग 1 और एक और स्प्रिंग बना रहा हूं यहां पर, स्प्रिंग 2। आपने दोनों पर बच्चों नीचे की तरफ सेम तरह का एक लोड लटका दिया। एक स्प्रिंग ने जो स्ट्रेचिंग दी नीचे की तरफ वो दी 4 सेंटीमीटर की, जबकि एक स्प्रिंग ने स्ट्रेचिंग दी सिर्फ 1 सेंटीमीटर की। तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो K1 है वो कितना आ रहा है, F/1, और जो K2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, F/2।
4। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, जैसे कि इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम, क्यों? क्योंकि सेम फोर्स लगा लेकिन स्ट्रेचिंग क्या ज्यादा है, कम फोर्स लगाने पर ज्यादा स्ट्रेच हो गया, तो बोलूंगा वो ज्यादा, जो वो स्प्रिंग है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, उस पर कम फोर्स लगाओगे तो ज्यादा वो क्या, उसमें खिंचाव आएगा, उसमें क्या एक्सटेंशन ज्यादा आएगा, राइट। तो के की वैल्यू स्मॉल होना हमको ये बताता है कि उस स्प्रिंग को कंप्रेस करना और स्ट्रेच करना बहुत आसान है, और के की वैल्यू कम होना, ज्यादा होना हमको ये बताएगा कि स्प्रिंग जो है वो बहुत हार्ड है, राइट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का बस इतना सा मैकेनिज्म है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बातें चाहो तो लिख सकते हो, मैं सीधा एक्सप्रेशन पर आ रहा हूं इसके बाद। बच्चों हम बात करते हैं स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन की। तो देखो मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल वर्क डन करना पड़ा जब स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया। रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, मैं लगा दूं यहां पर एफ आर डी एक्स इंटीग्रेशन, अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना है, वर्क डन में वेरिएबल फोर्स है, आप खींचोगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पोजीशन के साथ बढ़ेगा, और एफ आर की वैल्यू भी अपने क्या निकाल लिया, माइनस के एक्स। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, जहां तक भी आप स्ट्रेच करना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो ये चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। अगर मैं बोलूं कि जो स्प्रिंग है वो भी एक्स आई इज इक्वल टू 0 पर है, मतलब मीन पोजीशन पर है, उसको आप खींच कर या उसको आपने कंप्रेस कर दिया अंदर की तरफ, जब आपने इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करा, मैं बोल देता हूं कि आपने 2 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट दे दी, तो मैं लिमिट क्या लूंगा 0 से 2। अगर मैं बोलूंगा आपने 5 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट दे दी तो 0 से 5। अगर मैं बोलूंगा कि पहले भी आपने स्ट्रेच कर रखा था 1 सेंटीमीटर और आपने क्या 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर दी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 से 2। तो इस तरह से आप लिमिट सेट कर सकते हो जो आपको मन करे। तो जो नेट वर्क डन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, देखो माइनस के बाहर एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो एक्स स्क्वायर बाय में 2, लिमिट क्या चल रही है यहां पर एक्स आई से एक्स एफ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर बाय में 2 माइनस एक्स आई का स्क्वायर बाय में 2, राइट। माइनस साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों नेट वर्क डन बाय जो स्प्रिंग आया वो कितना आया 1/2 के एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स एफ का स्क्वायर। जब आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे ये पता लगता है, देखो अगर मैं इनिशियल पोजीशन को 0 मान लूं तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा बच्चों वो देखो नेगेटिव आ रहा है, -1/2 के एक्स एफ का स्क्वायर, राइट। तो अगेन मैं बोल सकता हूं कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है वो क्या है, नेगेटिव नेचर का, क्योंकि कंजर्वेटिव है, साफ पता लग रहा है, राइट। अच्छा अगर यहां पर हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, कंक्लूजन देखो, अच्छा ये नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है ये, राइट। अच्छा अब कुछ और इंपॉर्टेंट काम की बातें देखो, मुझे यहां पर क्या चीज समझनी है, मुझे ये समझना है कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करके वापस यहीं पर ले आऊं तो नेट वर्क डन कितना होगा, देखिए तो नेट वर्क डन होगा 1/2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन भी कितनी है 0, फाइनल भी कितनी है 0, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो यही तो मैं बोल रहा हूं आपको, कंजर्वेटिव फोर्स है, नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, राइट। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है रिस्टोरिंग फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, कि कितना मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्यों ग्राफ ऐसा होगा, आप एक बार ना y इज इक्वल टू -5x का ग्राफ प्लॉट करके देखना। जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और कुछ ऐसी आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी जो बिल्कुल ओरिजिन से जाएगी, x0 पे y0, राइट। करके देख लेना, और आपको कुछ ऐसा ही ग्राफ ना मिले तो फिर कहना। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ की मदद से अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना हो तो निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं वर्क डन होता है, और यही वर्क डन अगर स्टोरिंग फोर्स कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर देगा। अगर मैं इस ग्राफ का ये एरिया शेड कर दूं, अगर मान लो ये है, मान लो पॉइंट बी, ये है ओ और ये है ए, तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ एफ आर वर्सेज एक्स ग्राफ, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस की बात करूं तो बेस कितना है, XM,
तो मैं XM लिख देता हूँ, इंटू में 1/2 लिख देता हूँ। ये क्या वर्टिकल एक्सिस फोर्स, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कितना है देखो, x रिस्टोरिंग फोर्स कितने है, FR वैल्यू डालूँ यहाँ पर तो क्या बनेगी देखो, -KXM इंटू में XM डिवाइड बाई 2। तो अगेन जो वर्क डन आया रिस्टोरिंग फोर्स का कितना आया, -KXM का स्क्वायर। दिस इज हाउ आई कैन प्लॉट द ग्राफ, एंड विद द ग्राफ ऑफ FR वर्सेज X आई कैन फाइंड आउट नेट वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। कुछ और अच्छी अच्छी बातें देखते हैं बच्चों, और क्या हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन। स्प्रिंग में बेसिकली देखो कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको, सी समझते हैं इस चीज को। स्प्रिंग में और क्या देखने को मिल सकता है, ये इफ अ बॉडी moving with velocity v strikes on block connected with spring। मान लो यहां पर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है, यहां स्प्रिंग है, कोई बॉल बहुत तेजी से आई v वेलोसिटी से और वो इससे टकरा गई और इसको मैक्सिमम जितना कर सकती थी उतना कंप्रेस कर दिया। आपको बताना है कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसमें कंप्रेशन कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहां पर इस सिस्टम में कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर देखो, इसके पास अभी क्या है, ½ mv²। इसकी सारी की सारी जो ½ mv² है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2 kx² में, है ना। ये जो ½ mv² है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करने में चली गई। कंप्रेस करने के लिए मतलब 1/2 kx², पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। यहाँ तो वर्क डन कौन कर रहा है, बॉल कर रही है ना। बॉल ने जब कंप्रेस कर दो कितना है, 1/2 kx²। इनिशियली क्या था, xi = 0, फाइनली क्या हो गया 1/2 kx²। बॉल ने इसको जब पूरी तरह से कंप्रेस कर दिया तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में खत्म हो गई, इसको 1/2 kx² बनाने में। अब मैं अगर x निकालना चाहता हूं तो मुझे साफ समझ आ रहा है, 1/2 से 1/2 उड़ा दो तो ये आ जाएगा mv² = kx²। और यहां पर अगर मैं x² की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, mv²/k। और x को अगर मैं यहां लेकर जाऊं तो इट विल बी √m/kv। दिस विल बी योर एक्सप्रेशन फॉर कंप्रेशन कॉज्ड इन द स्प्रिंग व्हेनेवर मूविंग बॉडी स्ट्राइक्स ऑन द स्प्रिंग, राइट। अच्छा, अगर मुझसे ये पूछ लेते हैं इसमें, इफ कंप्रेशन यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो थी इज x, फाइंड वेलोसिटी विद विच बॉल हिट स्प्रिंग। तो अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि वेलोसिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ x, तो भी यही मैंने करना था। तब क्या कुछ नया थोड़ी करना था। ½ mv² किस में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा, 1/2 kx² में, राइट। अब यहां पर एक चीज देखो, 1/2 से 1/2 उड़ा दो, जो ये mv² है ये किसके इक्वल आ गया, kx² के इक्वल आ गया। तो यहां से अगर मुझे क्या डिफाइन करना हो बच्चों, मुझे यहां से v डिफाइन करना है। तो v² क्या हो जाएगा, kx²/m। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √k/m, साथ में क्या जाएगा x। तो विद विच वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द स्प्रिंग, दैट इज √x, मतलब x √k/m। विद व्हाट इज द कंप्रेशन कॉज्ड इन द स्प्रिंग, तो वो ऐसे निकाल सकते हो। दोनों चीजें यार एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये भी कंसेप्ट नोट डाउन कर लो, काम आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर लगा रखी है हमने, राइट। अच्छा, और क्या कंसेप्ट बन सकते हैं इसके अंदर, देखो साथ साथ ही देखते रहो। ये जो लेक्चर है, आज नोट्स बनाओ इस लेक्चर के, इस लेक्चर का यूज करेंगे हम। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर है। सारा कुछ मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, स्प्रिंग्स के बारे में बताऊंगा, और इसके सुंदर सुंदर नोट्स बन जाने चाहिए आपके, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि किसी एक हाइट से, या मैं बोलूं कि एक प्लेटफॉर्म से कुछ h हाइट ऊपर एक बॉल है, यहां पर इसके नीचे मैंने स्प्रिंग लगा दिया ऐसे, ठीक है। अगर ये बॉल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर जाए, मैं लिख रहा हूं यहां पर ड्राइव एक्सप्रेशन
ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर के स्प्रिंग कांस्टेंट इफ बॉल falling on platform compress spring completely। तो देखो जब ये बॉल जो है इस पर गिरेगी तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो इतना खिसक जाएगा नीचे, और मान लो कितना कंप्रेशन आ गया इसके अंदर, एक्स कंप्रेशन हो रहा गया। अब एक चीज जो समझने वाली वो ये है कि वर्क डन जो ग्रेविटी कर रही है, देखो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। अब ये बॉल को mg खिसकाते खिसकाते कितना डिस्प्लेसमेंट दे देगी, यहां से लेकर यहां तक पहुंचा देगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये h+x हुआ। किसने किया, ग्रेविटी ने। ग्रेविटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी कि mg h+x, इसने क्या कर दिया, इसने स्प्रिंग के अंदर 1/2 kx² पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी स्प्रिंग को कंप्रेस करके। अगर कंप्लीटली कंप्रेस करिए, मैक्सिमम कंप्रेशन है। अब मुझे k को डिफाइन करना, तो यार देख लो k को यहीं पे रख लो, ये क्या आ जाएगा आपके पास, mg h+x, 2 ऊपर चला जाएगा और x² नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं बच्चों, k को। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट यू कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ x, m, g एंड h, राइट। अगर कोई भी बॉल ऐसे गिरेगी, ठीक है, तो ये भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस लेक्चर को प्योरली थ्योरेटिकल बनाया जाए ताकि आप इन छोटी मोटी चीज़ों को समझ सको, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने वाला हूँ बच्चों आपको। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इक्विलिब्रियम को कैसे यूज़ करते हैं हम, इक्विलिब्रियम के केसेस क्या है, कितने तरह का इक्विलिब्रियम होता है एक्चुअल में, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मुझे 3 तरह के इक्विलिब्रियम को भी समझना पड़ेगा, वो देखते हैं अभी। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब ना मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 तरह का होता है, जिसमें से मैं 2 तरह का आपको बताऊंगा और बोर्ड पर, और 1 तरह का आपको समझा दूंगा, राइट। जो इंपॉर्टेंट है वो आप देखो, जो बच्चा गलती करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर या किसी पर्टिकुलर बॉडी पर जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है। तो ऐसी 2 कंडीशन मुझे मिल सकती है पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ठीक है। एक सिचुएशन मिल सकती है ऐसी कि मैं किसी बॉडी को ऐसे एक हाइट पर रख दूं। अब देखो इस वक्त इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, लेकिन येट इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसके पास अभी क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको हल्का सा यहाँ से डिस्टर्ब कर तो रोल होकर नीचे चली जाएगी, ये यहाँ से डिस्टर्ब कर तो रोल होकर यहाँ पर जा सकती है। लेकिन क्योंकि अभी एक हाइट पर मैंने टिका रखी है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन को बोलता हूँ कभी ये अनस्टेबल है, कहीं पर भी गिर सकती है। मतलब दोबारा किसी भी तरह ये यहाँ पर वापस नहीं आ सकती अपनी मीन जो इसकी अभी करंटली पोजीशन है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात जो आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात। अगर वो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फोर्स 0 है, बॉडी को टिका रखा है अपने यहाँ पर, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है तो आपको पता है मैंने आपको लिखवाया था ना अभी, F इज इक्वल टू -du/dx लिखवाया था रिलेशन। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो -du/dx की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 0। इन फ्यूचर अगर मुझे आप ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए कि u एज अ फंक्शन ऑफ x, x² + 2 + x² + 9 या कुछ भी ऐसा मिल जाए, और मुझे ये बोल दिया जाए फाइंड आउट x इफ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x और वैल्यू को क्या 0 के साथ इक्वेट करा दूंगा। अभी करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल में जरूर कराऊंगा आपको। अच्छा, सेम वे में एक हमारे पास कैटेगरी है कि मान लो बॉल ऐसे पड़ी है इस तरह से। अब इस बॉल को अगर आप देखो तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, स्टेबल है, लेकिन इसको अगर आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वापस यहीं पे आ जाएगी, ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो वापस यहीं पर आ जाएगी। तो इसको बोलूंगा कि स्टेबल है। ये बॉडी का अपनी पोजीशन पर वापस आना बहुत ईजी है, ये मीन पोजीशन पर वापस बड़ी इजीली आ सकती है। इसको अगर इससे कंपेयर करूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिनिमम है, लेकिन इस पर जो फोर्स अभी एक्ट कर रहा है वो 0 है। तो यहां पर भी ये चीज वैलिड होगी, -du/dx इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों में ये चीज तो वैलिड हो गई। मुझे ये चेक करना होगा अगर किसी इक्वेशन को देखकर कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए मुझे एक स्टेप और फालतू करना होता है। मैं क्या करूंगा, मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा u का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू क्या नेगेटिव आ रही है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगा, वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
राइट। ये जो आखिरी स्टेप है ये तो न्यूमेरिकल में अभी जब करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक तीसरा भी इक्विलिब्रियम होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी क्या इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, राइट, और ये बॉडी भी अनडिस्टर्ब्ड है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि अगर मैं किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अब यहां पर फोर्स लगाओगे तो बॉडी यहां चली जाएगी, यहां से फोर्स लगाओगे तो बॉडी यहां चली जाएगी। तो इसके पर्टिकुलर केस कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, क्योंकि इसमें दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ और एक mg नीचे की तरफ, राइट। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कोई ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं कि du/dx करके देखो आप या कुछ भी। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, ना तो इस तरह से है ना वो इस तरह से है, वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर पड़ी है और उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है, राइट। अब ये चेक करने के लिए मतलब ऐसे देखो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आए, नीट लेवल पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। मैं एक दो क्वेश्चन आपको अभी शेयर करूंगा ऐसे, और ताकि आपको ये चीज़ एक्चुअल में क्लियर हो कि किस तरह से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, राइट। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, काम आएगा ये। तो बच्चों देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलता है इसके ऊपर, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसे दे रखी है आपको, u इन द फंक्शन ऑफ r a/r² - b/r, मतलब जहां पर हम x डिफाइन कर रहे थे वहां पर बस यहाँ पर r है, राइट। और a और b का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, और r का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पर आपने इसको अभी इमेजिन कर रखा है। अगर इस पूरे सिस्टम में r0 वैल्यू पुट कर दी जाए r की जगह पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। कहने का मतलब ये देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मुझे ये कहना जल्दबाजी होगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल। मान लो कि अभी बॉडी यहां पर है सेंटर से r दूरी पर, लेकिन जैसे ही ये यहां पर आएगी, ये यहां पर रहते इसको मतलब r0 पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, अभी लेकिन r पर है। आपको ये चेक करना है कि ये पूरा सिस्टम जो है इस इक्वेशन से ये इक्विलिब्रियम में या मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, राइट। तो देखो करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ना आप फोर्स निकाल लो। फोर्स क्या होता है -du/dx, लेकिन यहां पर क्या लूंगा -du/dr, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ r दे रखा है। तो डिफरेंशिएशन अगर करूं तो देखो a r⁻² माइनस b r⁻1, मुझे इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, -2 आगे a r⁻² -1 ये जब -1 आगे आएगा तो प्लस b r⁻², राइट, और बाहर क्या चल रहा है माइनस साइन, है ना। तो जब इसको मैं सोल्व करके लिखूंगा तो बच्चों ये क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा मुझे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a/में r³ प्लस b/r², राइट। चेक करो -b/r²। तो ये मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी जब मैं सोल्व करूंगा -du/dr। चेक करो इसको जरा बच्चों एक बार, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो पुट r = r0। जैसे आप r को r0 के इक्वल प्रूफ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2a/में r0³ माइनस b/में r0²। अब क्योंकि ये r को r0 पुट करते ही इक्विलिब्रियम में आ गई, लिखा हुआ ना r0 के वो पोजीशन बॉडी की जब इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब मुझे इस पूरी टर्म को क्या लिखना चाहिए, 0 के इक्वल, है ना। देखो इसमें जब तक आ रहा है तब तक फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे आप r0 पुट कर दोगे लगने वाला फोर्स 0। यहां से बच्चों 2a/r0³, यहां से बच्चों मैं अगर r0 की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आएगी, r0 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2a/b। चेक कर लो जरा अच्छे से, राइट। आपने यहां से r0 को डिफाइन कर लिया, a और b की टर्म्स में कितना आ गया, 2a/b आ गया, राइट। अब मुझे ये चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखो स्टेबल अनस्टेबल, मैं थोड़ा सा इसको कैमरा एंगल में ले लेता हूँ। स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं स्टेप को फॉलो करूँ तो मुझे चेक करना है कि जो इसका डबल डिफरेंशिएशन है यानी कि d²u/dr² वो कैसा आता है। अब देखो जो ये अंदर ब्रैकेट के टर्म है ये वाली, ये क्या है du/dx, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर -2a r⁻³ लिख देता हूं, देखो -2a r⁻³ प्लस b r⁻²। मुझे इस टर्म को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
है ना, ये तो ऑलरेडी डी यू बाई डी आर में निकाल दे, माइनस साइन को नहीं देखना आपने, सिर्फ क्या करना है डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर, इसलिए मैंने माइनस साइन को नहीं काउंट किया यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना। मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो गलत कर दोगे, आपको सिर्फ क्या करना है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यानी कि इस टर्म का डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगा बच्चों, ये माइनस है तो माइनस आ गया, तो प्लस 6 ए आर की पावर -4 प्लस मतलब माइनस 2b आर की पावर -3। जब सोल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 6a बाय में r4 माइनस 2b बाय में r3। ये मुझे मिला भी क्या, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर, जो मैं सोल्व करना चाह रहा था, राइट। अब एक चीज और देखते बच्चों, यहां पर अगर मैं r को r0 पुट कर दूं इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 6a अपॉन में r0 का 4 माइनस 2b अपॉन में r0 का क्यूब। अब r0 की वैल्यू अपने डिफाइन कर रखी है 2a बाई बी, तो देखो 6a अपॉन में 2a बाई बी की वैल्यू 4 माइनस 2b अपॉन में 2a बाई बी का क्यूब। मैं सिंपली बता देता हूं, जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, सोल्व करके मिलेगा ये b4 अपॉन में 8a3, जो कि क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर आपको डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ, राइट। तो ये चीजें समझ पा रहे हो आप कि कैसे हमने इसको टैकल किया, ठीक है। सबसे पहले आपको u गिवन था, u आपने फोर्स निकाला डी यू बाई डी एक्स करके, आपने फिर r के अंदर r0 को पुट करा ताकि आप f को 0 से इक्वेट करा सको, क्योंकि तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी, तो वहां से आपने r0 को डिफाइन कर लिया। अब फिर आपने क्या किया, ये चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके लिए आपने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट किया। जब डबल डिफरेंशिएशन निकाला, वहां पर r0 की फॉर्म में सब वैल्यू आई, तो r0 को आपने 2a बाई बी पुट कर दिया, तो पता लगा कि जो पूरा फंक्शन है वो क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो डेट मीन्स ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, राइट। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इसके ऊपर, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों एक क्वेश्चन और है, देखो ऐसा बोल दिया गया कि एक पार्टिकल किसी वन डायमेंशनल फील्ड में, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है a अपॉन में x4 माइनस b बाई एक्स स्क्वायर, आपको ये पूछा गया कि बताओ इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी। तो बड़ा इजी है निकालना। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिलेशन लगाओ f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ये a x की पावर -4 लिखा जाएगा, माइनस b x की पावर -2 लिखा जाएगा, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने, तो देखो जब सोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, -4। अच्छा ये माइनस साइन भी आगे लग रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना, भूलना जाना। तो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर चलो, -4 a x की पावर -5 माइनस ये माइनस आ गए तो प्लस b x की पावर -3, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, 4a x की पावर -5 प्लस बी एक्स की पावर -3, राइट। अब फोर्स की वैल्यू आपने डिफाइन कर ली है, इसको मैं लिख रहा हूँ देखो तसल्ली से थोड़ा सा, 4a बाय में x की 5 प्लस बी एक्स क्यूब, ये आपके पास फोर्स है। अगर x इज इक्वल टू x0 पर इक्विलिब्रियम है, मान लो कि x0 इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपको फोर्स को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप लिखना चाहो 4a बाय में x0 का 5 माइनस बी अपॉन में x0 का क्यूब, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने x0 निकालना है, तो देख लेते हैं, 4a बाय में x0 5 इक्वल्स टू b बाय में x0 का क्यूब। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, x0 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या खत्म। तो यहाँ से पता लग रहा है कि 4a बाय में b इक्वल्स टू x0 का स्क्वायर। सोल्व करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 4a बाय में b, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2 रूट a बाय b इक्वल्स टू x0, और ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, राइट। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं जेईई मेंस में, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि भाई हाँ स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन कैसा बनता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ से मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल, उसके लिए आपको पता है प्रोसेस, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर करो, जब डबल डिफरेंशिएशन कर लोगे तो x0 को पुट करके देख लेना, पता लग जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, राइट।
तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। तब तक आप इन जो लेक्चर्स जा चुके हैं, ये 5वां लेक्चर था 6 चैप्टर का, तो इन लेक्चर्स के अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वीडियोज़ को लाइक करना मत भूला करो बच्चों, और हो सके तो इनको शेयर किया करो। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका विश्वास इस चैनल के प्रति, इस चैनल को बहुत आगे लेकर जाएगा एक दिन, और आपको भी बहुत आगे लेकर जाएगा।